चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के। वीडियो हमने सारे इसकी चैप्टर की डाल दी है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इसकी वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, धमनी व शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए क्या। देखिए धमनी और शिरा में दोनों अलग अलग लिए। इसकी भित्ति मोटी व लचीली होती है, किसकी, धमनी की। इसकी भित्ति पतली व कठोर होती है। शिराओं की भित्ति क्या होती है, पतली तथा कठोर होती है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर क्या। इधर देखना, शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन फुफ्फुसी शिरा को छोड़कर। फुफ्फुसी शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त का ही परिवहन होता है और फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ध्यान रखना। इसकी भित्तियों में वाल्व व कपाट अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसकी भित्तियों में वाल्व व कपाट उपस्थित होते हैं क्या। धमनी में रक्त तेज गति से प्रवाहित होता है, शिराओं में रक्त कम गति से प्रवाहित होता है क्या। धमनी अधिक गहराई में स्थित होती है, जबकि शिराएं क्या होती हैं, कम गहराई में स्थित होती हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन के इसमें पॉइंट्स थे हमारे पास धमनी शिरा में, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त तथा लसिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए क्या। देखिए रक्त तथा लसिकाओं में अंतर, रक्त और लसिका, यह लाल रंग की तरल क्षारीय पदार्थ है, जबकि यह हल्का व रंगीन तरल पदार्थ होता है क्या। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्या। रक्त हृदय से सभी अंगों में व सभी अंगों से हृदय की ओर बहता है, जबकि लसिका का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात हृदय से सभी अंगों की ओर होता है क्या। जबकि यहाँ पे रक्त तो क्या है, दोनों तरफ बहेगा क्या, जबकि ये एक ही तरफ बहेगा क्या, हृदय से सभी अंगों में क्या। इसके द्वारा ऑक्सीजन, CO2, कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे कि हार्मोन का परिवहन होता है, जबकि इसके द्वारा वसा, कुछ मात्रा में प्रोटीन का परिवहन होता है क्या। ठीक है, पादपों में परिवहन को समझाइए। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन अथवा में कैसे आ सकता है, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, इनको आपको समझाना है क्या। तो उच्च संगठित पादपों में संवहन ऊतक विकसित होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या। ठीक है, अब देखना जाइलम ऊतक, देखिए आप, ये 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन, जाइलम ऊतक। इसमें आता है जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे या फाइबर या तंतु भी से हम बोल सकते हैं क्या। जाइलम ऊतकों के द्वारा जल व खनिज लवणों का परिवहन होता है। इसके बाद आता है फ्लोएम ऊतक, ये 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना। देखिए फ्लोएम चालनी नलिकाएं, फ्लोएम सहायक नलिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे या फाइबर या तंतु। फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन व विटामिन का परिवहन होता है। तो जल क्या, ये जाइलम क्या कर रहा है, जल व खनिज लवणों का परिवहन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, भोजन तथा विटामिन का परिवहन करता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, पादप में जल और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए पादप में जल एवं इसमें घुलित लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक या जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। जाइलम वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं आपस में संबद्ध होकर पादप की जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अनवरत जाल संचालन मार्ग बनाती हैं। ऐसे अनेक मार्ग पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से, किसमें, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब कि वाष्प बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा जल, जिससे अनवरत जल मार्ग में एक वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण उत्पन्न होता है। साथ ही जल के अणुओं में सासंजक व आसंजक क्षमता भी पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक सतत स्तंभ बना रहता है और जल ऊपर की ओर क्या होता रहता है, चढ़ता रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें जल का फ्लो होता है क्या। अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए पादप की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरण फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम चालनी नलिका तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ऊर्जा का उपयोग करके फ्लोएम द्वारा भोजन स्थानांतरण होता है।
वह स्थान जहाँ से भोजन का निर्माण होता है स्रोत कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? स्रोत। जहाँ इसका प्रयोग होना होता है वो उपभोग कहलाता है। इस भोजन का जहाँ पे यूज़ करना है उसको बोलेंगे अपन उपभोग बोलेंगे। स्रोत से भोज्य पदार्थ एटीपी की ऊर्जा, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट की ऊर्जा का प्रयोग करके फ्लोएम की चांदी नलिकाओं में भर जाता है। अब शर्करा युक्त चांदी नलिकाओं में परासरण द्वारा, किसके द्वारा? परासरण द्वारा जल प्रवेश करता है, जिससे फ्लोएम उत्तकों में दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को उच्च दाब क्षेत्र में कम दाब क्षेत्र वाले की ओर परिवहन करता है। हमेशा क्या होती चीज़ें उच्च दाब क्षेत्र से कम दाब की ओर ही क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। भाई यहाँ पे अपने पास क्या अगर 2 टंकियाँ भरी हुई हैं तो जिसमें ज़्यादा जल भरा हुआ है उससे कम वाली टंकी में तो आएगा ना क्या? तो हमेशा चीज़ें क्या होती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। भोज्य पदार्थों का परिवहन उपभोग स्थल तथा संचय स्थल की ओर अधिक होता है। तो ये पादप में भोजन का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। क्या अगला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों आवश्यक है? तो देखिए, हमारे जैसे बहुकोशीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। क्या? और साधारणतः सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। अब देखना पित्तरस के कार्य क्या क्या हैं। यह आंत्र में भोजन की अम्लता को समाप्त कर माध्यम को क्षारीय बनाता है। अम्लता को समाप्त करेगा, क्षारीयता बढ़ाएगा, जिससे कि आंत्र में एंजाइम भोजन का पाचन कर सकते हैं। तो ये कार्य पित्तरस का होता है। यह वसा अणुओं को छोटी छोटी ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। जो होती है ना वसा की बड़ी गोलिकाएं, पाइसेकरण अपन ने पढ़ा था क्या, जिससे वसा का मार्ग क्या हो जाता है? सुगम हो जाता है। क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है। अतः इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। किसे? हीमोग्लोबिन को। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्वसन वर्णक का नाम लिखे तो आप लिख देना हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। फलस्वरूप भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा होने से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा में भी क्या हो जाएगी? कमी आ जाती है। इसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा शरीर में थकान रहने लगती है। क्या? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग को रक्त अल्पता ब्लड की कमी आ जाना। इसकी अधिक कमी से रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिसकी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी उसकी बॉडी में क्या है? ब्लड की कमी आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या? इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगे इस चैप्टर में हमने करवा दिए। आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।